इसके बाद देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले पार्ट में पूछा मटेरियल यूज इन द सोलर सेल, सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सेल सोलर सेल एक ही बात होती है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सीजियम, क्योंकि इसकी लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सो नॉर्मली इस प्रोसेस में सीजियम और पोटेशियम यूज करते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इसमें एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें सिलिकॉन भी यूज कर लेते हैं हम लोग बेसिकली। सोलर सेल के लिए ठीक कर लो उसको। तो सोलर सेल्स में हम लोग सिलिकॉन भी यूज करते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए एंड बी कर लो, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। या अगर और प्रिसाइसली लिखें तो सिलिकॉन भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन सेल जो यूज होता है उनमें सिलिकॉन खूब यूज होता है। उसके बाद देखा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल फॉलोज द ऑर्डर। तो आपको पता है कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस मीडियम। तो हम लोग उसी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। गैसियस फेज में ये चीज़ रिवर्ट हो सकती है। तो अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड करते हैं। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल फॉलोज द ऑर्डर, और इसमें अच्छा तरीका होता है अगर सवाल में लिखा होता है इन एक्वस मीडियम, क्योंकि गैसियस फेज में इसको हम लोग डिफरेंट भी कर सकते हैं, बट कॉमनली चूंकि एक्वस मीडियम में यूज किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखवाया था, आपको याद होगा। तो इसका आंसर जो है वो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ए। एजेंट, उसके बाद सीजियम आएगा, फिर रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम। आपको बताया था इसमें सोडियम जो है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की लिस्ट में आपको अलग से मार्क करवाया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये डेटा हम लोग चेक कर रहे हैं एक्चुअली में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा से। ठीक है, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव आएगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये लॉजिक होता है इसका। डेटा तो याद है या देख के बताऊँ? याद है सर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा देख लो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम के लिए आ रहा है, एंड देन इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो पहले लिथियम, फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम की रिडक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बेरिलियम सॉल्ट। ठीक है, तो पहले केस में लिखा है बेरियम नाइट्रेट डॉट 2H2O कंबाइंस विद N2O4 टू गिव एनहाइड्रस। थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको जरा सही करना पहले। यहाँ पे बेरिलियम नाइट्रेट करो, ये बेरियम लिख गया है, इट मस्ट बी बेरिलियम, और यहाँ कैपिटल B कर लीजिएगा। ठीक है, सो बेरिलियम नाइट्रेट कंबाइंस विद N2O4 टू गिव एनहाइड्रस बेरिलियम नाइट्रेट, गड़बड़ हो गया। अगले केस में लिखा है बेरिलियम नाइट्रेट एनहाइड्रस ऑन हीटिंग अप टू 125 डिग्री सेल्सियस गिव्स बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट, ये एकदम सही है। बेरिलियम की रिएक्शन HNO3 डाइल्यूट से कराएंगे तो एनहाइड्रस बेरिलियम नाइट्रेट बनेगा, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि बेरिलियम के पास हाइड्रेट होने की टेंडेंसी बहुत हायर होती है स्मॉलर साइज की वजह से। और लास्ट पार्ट में देखो बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन HNO3 के साथ वाटर के साथ करा रहे हैं, 0 हीट करा के 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो Be4ONO3 6.8 HCl बना रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन लिखना है तो ये बी हो जाएगा। तो जो बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट बनाते हैं वो 125 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं एनहाइड्रस बेरिलियम नाइट्रेट को, तो बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट फॉर्म होता है Be4ONO3 6। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ अननोन एनाइन व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम क्लोराइड गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन बॉइलिंग, द एनाइन इज। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट चाहिए बॉयल करने में, मतलब आसानी से वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। तो आपको पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बड़े एनाइंस के साथ सॉलिबिलिटी, बड़े एनाइंस के साथ सॉलिबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जाने से कम होती जाती है, और छोटे एनाइंस के साथ डिक्रीज करती है। वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है। तो यहाँ पे अगर हीटिंग करने से सॉलिबिलिटी वाइट प्रेसिपिटेट लाना है तो बाइकार्बोनेट आयन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ये दोनों तो प्रेसिपिटेट होते ही है। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसका तो कुछ भी कर लो। जो बाइकार्बोनेट है वो हीट करने से, आपको टेम्परेरी हार्डनेस वाले केस में सिखाया था, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट आता है, कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आता। आपको बताया था मैंने, कैल्शियम के केस में कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम के केस में हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, बी मार्क कर देंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग।
Lithium is most highly hydrated than the other alkali metals, correct? सेकंड में लिखा among the alkali metals lithium, sodium, potassium, rubidium, lithium has the highest melting point. ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो लिथियम के केस में मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में देखिएगा थोड़ा सा डेटा। अमंग द एल्कली, अभी एक और ऑप्शन देखते हैं, अमंग द एल्कली मेटल्स ओनली लिथियम फॉर्म्स द स्टेबल नाइट्राइट बाय कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। ये सही लिखा हुआ है। तो एल्कली मेटल्स में केवल लिथियम ही है जो नाइट्राइट फॉर्म कर सकता है, बाकी एल्कली मेटल ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग में आपको पता है कर्नल साइज छोटा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में लिथियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। तो उसका आंसर 1 2 3 करेक्ट होना चाहिए। समझ गए ना? तो आंसर इसका ए आएगा। अगर आपको डेटा चाहिए मेल्टिंग पॉइंट का तो मैंने टेबुलर फॉर्म में देखो मार्क करवाया था आपको, आप एक बार डेटा देख लो मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज 454, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हुए जा रहा है क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, कर्नल साइज बढ़ रहा है, मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कर्नल साइज और चार्ज पर डिपेंडेंट होती है मेटालिक बॉन्डिंग। तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट पूरी लिस्ट में हाईएस्ट है, तो इस वजह से हम लोग आंसर 1 2 3 करेक्ट लिखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। आई होप इसका आंसर शायद फॉल्टी है तो उसको सही कर लो, इसका आंसर ए करना है। ठीक है, चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या करना है, अमोनियम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कार्बन से करा के एक्स बना रहे हैं पहले, और एक्स की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से पर्पल बन रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अभी हम लोग ऑर्गेनिक के टाइम में भी इस चीज को पढ़ेंगे। सल्फर का टेस्ट, एक्चुअली में सल्फाइड आयन का टेस्ट है। सल्फाइड आयन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से कराते हैं तो उससे पर्पल कलर बनता है। और सोडियम सल्फेट में कार्बन से रिएक्शन कराना है तो आपको लॉजिकली क्लिक करना चाहिए। कार्बन को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। कार्बन इज बेसिकली अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम सोडियम सल्फेट का रिडक्शन कराएंगे तो ये सोडियम सल्फाइड बनेगा Na2S, और इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो सिल्वर सल्फाइड Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। और बाद में जो सोडियम सल्फाइड है उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से कराएंगे, सो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज Na2FeCN5NO, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है दैट इज Na4FeCN5NOS। ये आपका वॉयलेट कलर या पर्पल कलर सब्सटेंस लिख सकते हैं आप। ये आपके कंपाउंड्स हो गए। तो ऑप्शन वेरीफाई करेंगे तो एक्स हो गया सोडियम सल्फाइड, वाई हो गया Ag2S। तो आप पहले ही दो से कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर ले जाओगे तो उसका आंसर हमारे लिए ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखो सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी देखेंगे सल्फेट्स की, तो डाउन द ग्रुप जाने से सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी कम होते हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसमें अगर देखेंगे तो सल्फेट की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि वो तो एल्कली मेटल है। तो एल्कली मेटल्स की सॉलिबिलिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल से तो ज्यादा होगी। उसके बाद डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी कम होते हो जाएगी। लॉजिक समझ गए? सल्फेट्स में डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी होती है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में साइज कंपैरेबल बनने लगता है Ba2+ और सल्फेट आयन में कंपैरेबल साइज से हाई लेटेस्ट एनर्जी काउंट करेंगे। कंपैरेबल साइज की वजह से लेटेस्ट एनर्जी हायर काउंट करेंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज अब 800 डिग्री सेल्सियस। तो देखो मैंने आपको एल्कली मेटल नाइट्रेट्स की हीटिंग सिखाई थी। तो अगर 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे हीट करते हैं हम लोग तो नाइट्राइट बनता है। ठीक है, और अगर उससे हायर टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर देते हैं तो फिर तो अब हमारे पास NaNO3 है सोडियम नाइट्रेट। अगर इसको हम लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनता है NH4NO2 और O2। लेकिन अगर इसको हम लोग हाई टेम्परेचर लेट से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते हैं तो ये फिर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है Na2O। ठीक है, और साथ में सर O2। हाँ, तो 24 में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसमें ऑप्शन बी जो है वो O2 हो जाएगा। तो अगर हम सोडियम नाइट्रेट को 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते हैं तो Na2O, N2 और O2 बनता है।
और 800 डिग्री सेल्सियस से कम पे हीट करते हैं तो इट इज NaNO2 एंड O2। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए A, B एंड D। केयरफुली लिखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिएगा, P2 की जगह O2 लिखना है, वो मिसप्रिंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में लिखा हुआ है द पेयर ऑफ रिएजेंट्स दैट यील्ड्स पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आर। तो अगर हम सोडियम की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, तो इससे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। इसकी वजह से आपको पता है NaNH3 होल X प्लस और इलेक्ट्रॉन्स का अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। पोटेशियम की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कराएंगे तो इट विल फॉर्म KO2। और आपको पता है O2 माइनस जो है वो सुपर ऑक्साइड आयन होता है, और सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक होता है। याद है, बॉन्डिंग के टाइम से याद करा रहा हूँ आपको। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक, यस सर। और आंसर भी रिपोर्ट कर देंगे। ऑक्साइड आयन जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। इसका सी ऑप्शन चेक करेंगे तो कॉपर की रिएक्शन अगर HNO3 से होगी तो कॉपर नाइट्रेट और NO2 बनेगा इससे। और NO2 भी पैरामैग्नेटिक गैस होती है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और O2 एंड 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल अगर होगा तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल अगर हम लेंगे तो इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा H2O2। याद आया, 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल H2O2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाया। यस सर, यस सर। तो इससे 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल से H2O2 बनेगा, तो H2O2 जो है वो पेरोक्साइड आयन है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आंसर भी हो जाएगा। तो इसमें ABC से पैरामैग्नेटिक बनेगा, तो उसका आंसर ABC लिख देंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया? 27 क्लियर हो गया ना? इसमें ऑक्सीजन और 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल से H2O2 बनता है। H2O2 इज डायमैग्नेटिक। आपको पहले ही सिखा रखा है कि पेरोक्साइड जो है वो डायमैग्नेटिक होते हैं, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। NO2 पैरामैग्नेटिक है और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, आप पहले से जानते हो। और सोडियम लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन से भी अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो लिथियम कंपाउंड्स के केस में देखो, जहां जहां पे भी हाई लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी वहां सब जगह इनसॉल्युबिलिटी आ जाएगी। उसका आंसर ABD हो जाएगा। 30th के केस में लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम फॉस्फेट, ये इनसॉल्युबल आ जाएंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सॉल्युबल इन वाटर कंसीडर कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ABD। ठीक है, देन सी क्वेश्चन नंबर 32। 32 में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज द मैग्नीशियम कैटायन इज स्मॉलर। तो यही इसका रीजन हो गया, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम 2 प्लस और ऑक्साइड आयन कंपैरेबल कैटायन एनायन हो गए। तो कंपैरेबल साइज की वजह से हाई लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी, और हाई लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी तो ये थर्मली मोर स्टेबल हो जाएंगे। ये केस ऑफ हाई लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगा। ऑक्साइड आयन को हम लोग स्मॉलर एनायन की तरह ट्रीट करते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग A लिख देंगे। बी ऑप्शन लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बी मोर स्टेबल बिकॉज मैग्नीशियम हैज लोअर एटॉमिक मास देन कैल्शियम, ये सही नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड वुड बी मोर स्टेबल, ये तो फॉल्टी हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज कैल्शियम हैज ग्रेटर, ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसका आंसर A हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 33। 33 में लिखा है द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स डिकम्पोजेस नॉट टू ऑक्साइड बट टू अ नाइट्राइट NO2 माइनस, ऑल्दो ऑक्साइड एन इज स्मॉलर देन NO2 माइनस, व्हाई। तो देखो, एल्कली मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने से मैंने आपको बताया था कि नाइट्राइट फॉर्म होता है। तो पहले केस में लिखा है बिकॉज ओनली डबली चार्ज एनायन लाइक कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू ऑक्साइड, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बिकॉज द डबल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन वुड मेक द सॉल्ट लेसर स्टेबल देन सिंगली चार्ज नाइट्राइट आयन, ये भी ठीक नहीं है। बिकॉज ऑफ नाइट्राइट आयन, ये ठीक कर लेना, बिकॉज ऑफ नाइट्राइट आयन because of nitrite ion contains 2 oxygen atoms while the oxide ion contains only 1 oxygen, ये भी नहीं है। because the nitrite ion is probably about the same size of group 1 cation, बस यही इसका करेक्ट आंसर है। कंपैरेबल साइज से लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा आती है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर ज्यादा हीट करेंगे तब तो आप जानते हो कि बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर लोअर टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो लेटेस्ट एनर्जी जिसमें ज्यादा हायर बनेगी वही स्टेबल होगा। तो नाइट्राइट एंड अल्कली मेटल साइजेस आर मोर कंपेरेबल। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज आंसर पता है इसलिए एक्सप्लेन कर पा रहे हैं,
मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनऑर्डिनरी के अंदर एक्सप्लेनेशन बिना आंसर के नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ क्लियरली हमको पता है कि अल्कली मेटल और नाइट्राइट आयन हीट करने से बनते ही हैं, तो इसलिए क्लियरली हम इस चीज़ को कंफर्म कर पा रहे हैं कि NO2 माइनस जो है वो कंपेरेबल साइज ऑफ अल्कली मेटल होगा, इसलिए हाई लेटेस्ट एनर्जी आएगी। सो हाई लेटेस्ट एनर्जी, तो उसके बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब इसी को और हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो डेफिनेटली फर्दर ब्रेक करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, उसकी रिएक्शन आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। अभी 2-3 बार बता चुका हूँ आपको ये सवाल, अब तो क्लियरली याद हो चुका होगा। तो 34 डी हो जाएगा, सीधा सवाल है। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हायर मच हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आपको मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग बेसिकली क्या कंपेयर करते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। सो मेटेलिक बॉन्डिंग में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में साइज छोटा होने की वजह से, चार्ज ज़्यादा होने से मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर लिखेंगे तो M2 प्लस का केस होगा, तो साइज स्मॉल, चार्ज मोर, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। कर्नल वाले साइज से सिखाया था मैंने आपको। सर स्क्रीन फ्रीज है। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से लेटेस्ट यहाँ पे हायर हो जाएगी, समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखो, बेरिलियम कार्बाइड और की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आपको तरीका भी सिखाया था इसकी, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिखो और CH4 लिखो, और मैग्नीशियम कार्बाइड सॉरी एल्यूमिनियम कार्बाइड लिखेंगे Al4C3। तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और CH4 बनेगा। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इसलिए आंसर बी लिखेंगे। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, जो कि नहीं गिवन है ऑप्शन में, उसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 41। 41 लिखा है बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड आर द एग्जांपल ऑफ मेथेनाइट्स, अ टाइप ऑफ कार्बाइड। दीस कार्बाइड्स हैव C4- यूनिट। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, अभी मैंने बताया था Al4C3, तो ये 4 यूनिट्स ऑफ Al3+ और 3 यूनिट्स ऑफ C4- बनेगा। सिमिलरली बेरिलियम कार्बाइड लिखेंगे तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट से भी आप ये चीज बता सकते हो, तो 2 यूनिट ऑफ बेरिलियम 2+ एंड C4-। कार्बाइड्स व्हिच गिव्स मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस कॉल्ड मेथेनाइट्स। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, आंसर ए मार्क कर देंगे। हाइड्रोलिसिस अभी पिछले सवाल में बताई थी, उसी को यूज कर लीजिएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 43। 43 में लिखा है कॉम्प्लेक्स। 43 का केवल सी पार्ट बता दीजिए। सभी बता दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले केस में लिखा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होती है, तो पी जो है इनमें सबका ऑप्शन हो जाएगा। तो दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो ABCD तीनों में ही आप पी ऑप्शन लिख सकते हैं। ऑल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ऑल्दो डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी डिक्रीज करते हुए जाएंगे, बट फिर भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। उसका लिखा है फॉर्मेशन, ऑल्दो अगर चाहो तो स्ट्रॉन्शियम से इस चीज को हटा भी सकते हैं, मतलब दोनों तरह के आंसर करेक्ट मान लिए जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगले केस में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी केवल बेरिलियम के अंदर होती है, बाकी सब जो है वो कोवेलेंट फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो केवल, एक मिनट मेरी गलती हो रही, सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी जो है वो मतलब ए ऑप्शन में सबके लिए ई ऑप्शन मैच कर जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इज फॉर ऑल, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज विद बेरिलियम। सो के के आगे कब लिखते हैं, मतलब PQRS केस में PQRS ऐसे लिखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड लिखेंगे तो इसका आंसर केवल पी होगा। उसके बाद हाई सॉल्युबिलिटी सॉल्ट लिखेंगे, तो हाई सॉल्युबिलिटी सॉल्ट जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए लिख रहे हो, फ्लोराइड्स के लिए या हाइड्रोक्स या कार्बोनेट्स के लिए। ये थोड़ा एब्सर्ड क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। हाई सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स में अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें लाइक कार्बोनेट्स या सल्फेट्स, हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट लिख लो तो लेकिन एग्जाम में अगर लिख के आया तो आप आंसर PQ वाला कुछ भी लिखो। ये डिपेंड करता है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी स्कॉन्सिल में ज्यादा आएगी और कार्बोनेट की हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहाँ पे इसको अगर चाहो तो सही कर लो, यहाँ पे लिख लो कार्बोनेट्स।
या बेटर टू से लिखो इसको हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स लिख दो, ये सही हो जाएगा सवाल। तो कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी अगर हम हाईएस्ट चेक करेंगे, या और बेटर टू से कार्बोनेट की तुम हाइड्रोक्साइड लिखो और सही हो जाएगा, बढ़िया सवाल बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है, दोनों केस में अलग अलग आंसर लिखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो दैट विल बी फॉर स्ट्रोंशियम, तो सी का आंसर एस लिख लेंगे। और एक्सप्लोसिव रिएक्शंस विद एसिड्स, तो उसमें जो डाउन द ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उसका आंसर आर एंड एस लिख लेंगे। आंसर सही कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है सवाल में, मेक इट करेक्ट। देखो फटाफट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो पहले क्लोराइड बना दो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो इससे भी मैग्नीशियम क्लोराइड ही बनेगा। डोलोमाइट जो होता है वो मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दोनों की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो दोनों के सल्फेट लिख दो, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो बहुत बढ़िया सवाल नहीं है, लेकिन अब जैसे दिया है वैसे ही करना पड़ेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की H2 से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। अब आंसर अगर मार्क करेंगे तो ए का आंसर हो गया P, बी का आंसर हो गया P, सी का आंसर हो गया Q एंड R, और डी का आंसर Q। ठीक है, P, Q, R एंड Q, ये इसके आंसर हो गए। अदरवाइज कभी कंफ्यूज करने के लिए कोई ऑप्शन निगलेक्ट भी हो जाता है क्या? हो जाते हैं, और कोई जनरली उसको बहुत अच्छा सवाल नहीं बोलेंगे क्योंकि जितने सब्सटेंस लिखे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म है, तो मतलब थोड़ा टेक्निकल रिएक्शन ही लिखेंगे तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज रूटीन वे में ऐसे रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, डन।